नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। कोरोना से लड़ते देश ने अब तक 4 लॉकडाउन का सामना कर लिया। इस दौरान अब तक 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। खबर अब यह है कि सरकार ने लॉकडाउन 5 का मन बना लिया है। इस पर पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं। लॉकडाउन 5 2 हफ्तों का हो सकता है, लेकिन यह पूरे देश में लागू नहीं होगा, बल्कि उन शहरों में लागू होगा जहां पर कोरोना के मामले हद से ज्यादा है। अब तक पूरे देश के दिल में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन की नई किश्त का सामना करना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो पाबंदी का दायरा कितना रहेगा, छूट मिलेगी तो कितनी मिलेगी, और सबसे अहम सवाल कि किन इलाकों में मिलेगी। देश में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। बढ़ते हुए मरीजों के बीच में ही सरकार ने तमाम छूट देकर लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन लॉकडाउन 4 के खत्म होने के 4 दिन पहले ही एक बार फिर लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है। 31 मई को पीएम मोदी मन की बात करेंगे। खबर है कि मन की बात में पीएम मोदी बहुत कुछ साफ कर सकते हैं। वैसे सूत्रों का यही कहना है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाना लगभग तय है। सरकार लोगों को ज्यादा छूट देकर उनकी जिंदगी और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन खबर है कि कोरोना की ज्यादा मार सह रहे इलाकों में राहत नहीं दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5 में 11 शहरों पर सख्ती जारी रहेगी। ये वो शहर हैं जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन शहरों में पाबंदी जारी रह सकती है वो हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता। हमें यह भी बताया गया है कि इस बार सलून तो खुल ही चुके हैं, लेकिन अब जिम भी खुल जाएंगे। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन सब में जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म रखना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आ रही है जिंदगी, लेकिन लिविंग विद कोरोना यानी कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, और इसी मोटो के साथ आगे बढ़ेगी ये गाइडलाइन। ये वो इलाके हैं जहां कोरोना वायरस से गजब का तांडव मचा हुआ है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अंदाजा इसी से लगाइए कि इन 11 शहरों में भारत के कुल कोरोना संक्रमित केस के 70% मामले मिले हैं, जबकि अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में ये और खतरनाक है। यहाँ देश के कुल मरीजों के 60% लोग पाए गए हैं। ये वजह है कि सरकार लॉकडाउन 5 के बारे में सोच रही है। लॉकडाउन 5 में सरकार इन इलाकों में सख्ती बरकरार रखेगी, वहीं कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में लोगों को शर्तों के साथ छूट दी जाएगी, लेकिन ये छूट भारी भरकम जिम्मेदारी के साथ मिलने जा रही है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। तो लॉकडाउन 5 का पूरा खाका क्या है, आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये लॉकडाउन 5 यानी कि लॉकडाउन का 5वां चरण कितने दिन का हो सकता है हम आपको बताते हैं। 31 मई को लॉकडाउन 4 समाप्त हो रहा है। अब लॉकडाउन 5 की जो तैयारी है वो लागू हो सकता है 1 जून से लेकर 14 जून तक, यानी कि आने वाले 2 हफ्ते उसके बाद के जो हैं वो लॉकडाउन 5 के 2 हफ्ते हो सकते हैं। अब सवाल ये कि क्या ये लॉकडाउन पूरे देश में लागू होगा या फिर कुछ खास इलाकों में लागू होगा, या इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या रियायतें और क्या क्या शर्तें रहेंगी। तो पहले आपको बता देते हैं कि लॉकडाउन 5 में क्या क्या हो सकता है। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, ये तय है। कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से बंद रहेंगे, यह भी तय है, लेकिन धार्मिक स्थल खुल सकते हैं, लेकिन उस पर एक शर्त होगी कि सार्वजनिक समारोह बड़े वो नहीं कर पाएंगे। मॉल बंद रहेंगे, शादी समारोह हो सकता है, लेकिन मेहमानों की संख्या जो तय की गई है उसका पालन करना होगा। जिम कंटेनमेंट जोन के अलावा खुल सकते हैं, लेकिन थिएटर यानी कि सिनेमा घर वो लॉकडाउन 5 में भी बंद रहेंगे, यानी कि स्कूल कॉलेज, सिनेमा घर और मॉल वो लॉकडाउन 5 में भी बंद रहेंगे। 11 शहर देश के ऐसे हैं जहां 70% मामले आ रहे हैं कोरोना के। उन 11 शहरों में यह तय मानकर चलिए कि लॉकडाउन 5 पूरी तरह से लागू होगा। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, ठाणे, मुंबई,
पुणे, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु और कोलकाता, ये वो 11 शहर हैं जहां पूरी तरह से लॉकडाउन 5 लागू होगा। बाकी जगहों पर रियायतें ज्यादा हो सकती हैं। सरकार राज्यों को छूट दे सकती है, वो अपने हिसाब से तय करें। और इन 11 में भी 5 बड़े शहर, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे और कोलकाता, क्योंकि इनमें 60% मामले देश के कुल 1.5 लाख कोरोना पीड़ितों के आते हैं। यहां पर लॉकडाउन 5 में पूरी सख्ती बरते जाने के संकेत हैं। जरा यह भी जान लीजिए कि आखिर इन इलाकों पर सख्ती की मार क्यों हो सकती है। वो इसलिए कि मुंबई में 32,974 केस हैं, 1065 लोग मारे जा चुके हैं। दिल्ली में 15,257 केस हैं, 303 लोग मारे जा चुके हैं। चेन्नई में 11,640 केस हैं, अहमदाबाद में 10,841 केस हैं और पुणे में 5,427 केस हैं, इंदौर में 3,182 केस हैं। ऐसे ही ठाणे, जयपुर, इन शहरों में भी केसेस की संख्या ज्यादा है। कोलकाता, सूरत, इन बड़े शहरों में भी केसेस की संख्या ज्यादा है और बेंगलुरु में फिलहाल 276 केस हैं। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए यहां पर लॉकडाउन 5 में सख्ती हो सकती है। बात अब उस सियासी झगड़े की जिसकी शुरुआत कल राहुल गांधी ने केंद्र पर ताबड़तोड़ हमला करके की थी। आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाबी हमला किया और यह झगड़ा शुरू हुआ था लॉकडाउन को लेकर ही, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन जिस मकसद से किया गया था वो मकसद हासिल नहीं कर सके। जवाब में रविशंकर प्रसाद ने पलटवार की 5 मिसाइलें राहुल गांधी पर दागी हैं। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। मंगलवार को राहुल गांधी का आक्रामक अवतार दिखा था। कोरोना से जंग में सरकार की नीतियों को बारी बारी से आरोपों के कटघरे में फ्लॉप करार दिया था, चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर प्रवासी मजदूरों का मामला। कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूँ। आज बारी देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की थी। पहली बात तो ये है, पूरी तैयारी के साथ पलटवार के लिए आए और चुन चुन कर आरोपों का जवाब दिया। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। मिस्टर राहुल गांधी, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि वो कोरोना के खिलाफ नकारात्मकता फैलाकर देश की जंग को कमजोर करना चाहते हैं और देश के खिलाफ बोलना उनकी आदत बन चुकी है। अपने पलटवार को धार देते हुए रविशंकर ने कहा कि राहुल का अभियान झूठ और तथ्यों के तोड़ मरोड़ पर आधारित है। वो कहते कुछ है और करते कुछ और, साथ ही उन्हें झूठा श्रेय लेना खूब आता है। We are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. Mr. Rahul Gandhi, if lockdown is no solution, why does your chief minister do not listen to you? आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने कह दिया कि महाराष्ट्र में आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने दुनिया में कोरोना के कोहराम से भारत की तुलना करते हुए राहुल गांधी से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और आप नतीजे देख सकते हैं। वैसे फिलहाल इस महामारी के खिलाफ जरूरत एकजुटता की है, सियासी टकराव की नहीं, वरना कोरोना वायरस की फैलती शाखाओं को काटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। दिल्ली से पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। ये सब कुछ मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेन के मसले पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी कम नहीं हो रही। रेल मंत्री की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पर्याप्त ट्रेन भेजी जा रही है, लेकिन ट्रेन खाली लौट रही है या फिर रद्द हो रही।
महाराष्ट्र की सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र बाकी राज्यों के बजाय महाराष्ट्र को कम ट्रेन दे रहा है। आधी रात से ही मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर रेल में बैठने के लिए मजदूरों का रेला लग गया था। मजदूर अगली सुबह ट्रेन में बैठकर घर जाने के लिए स्टेशन पर ही जमा थे, मगर उनके हाथ लगी मायूसी। ट्रेन चली ही नहीं, और ट्रेन चली नहीं तो अपनी घर गृहस्थी सिर पर लादकर परिवार समेत मजदूर वापस लौटने लगे। हम इस वक्त मौजूद हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर और आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई थी। ये राजस्थान जाने वाले कुछ पैसेंजर्स थे जिनकी ट्रेन सवेरे 4 बजे यहाँ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से खुलनी थी, पर वो ट्रेन अचानक कैंसिल हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि वो ट्रेन फुल हो गई, इसी वजह से 400 से 500 पैसेंजर्स जिनको स्टेशन पर आने के लिए कहा गया था, असेंबल होने के लिए कहा गया था, वो लोग यहाँ पर आकर अब घर वापस जा रहे हैं। सर ये बताएंगे आप लोगों ने कहाँ के लिए ट्रेन बुक की थी और क्या हुआ उसके बाद? हमने अजमेर के लिए बुक की थी और अब सब सामान वापस लेके जा रहे हैं। हमारा घर भी खाली हुआ, हमको एंट्री भी नहीं मिलेगा, कॉलोनी में कहीं जाके पढ़ना पड़ेगा, क्या करेगा वो? मजदूर परेशान है और इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि रेलवे के सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र को 145 ट्रेन देने का प्रस्ताव दिया गया। महाराष्ट्र से चलने के लिए 140 ट्रेन तैयार हुई, सिर्फ 62 ट्रेन चली, बाकी रद्द हो गई। रेलवे का मानना है कि ये ट्रेन इसलिए रद्द हुई क्योंकि महाराष्ट्र सरकार यात्रियों की लिस्ट तैयार नहीं कर सकी। रेल मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में 145 ट्रेन खड़ी हैं और उनके लिए यात्री नहीं है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार पैसेंजर नहीं ला पा रही है। उनकी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और गाड़ियां खाली पड़ी हैं, नहीं तो लाखों और लोगों को उनके घर तक पहुंचा सकते थे। रेल मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया। गुजरात राज्य महाराष्ट्रापेक्षा छोटं आहे, त्यांना 1500 ट्रेन दिलेत आणि आपल्याला आतापर्यंत फक्त 700 ट्रेन दिलेली आहेत। हा फरक आहे त्याच्यामधला। रेलवे प्रशासन ने जो ट्रेनें भेजी है उसमें लोगों को गुमराह करने का काम केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री वार कर रहे हैं तो उन पर केंद्र की ओर से पलटवार भी हो रहा है। भारत सरकार पूरी ट्रेन देने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों चले गए, शायद यूपी में लगभग 1000 ट्रेन से लोग विदा हो चुके, बिहार में भी संख्या 600-700 के ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप रोज देख रहे हैं। कांग्रेस सरकारों ने, प्रदेशों ने कितना लिया है, ट्रेन दिया है, ये भी आप जानते हैं। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की रेल पर मची इस राजनीति में मुसीबत उन मजदूरों की है जो दिन रात एक करके अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को पहले नीतीश कुमार ने वापस लाने के लिए आनाकानी की और अब पता चल रहा है कि राजस्थान की सरकार ने छात्रों की ट्रेन को तब जाकर चलने दिया जब बिहार की सरकार ने बतौर किराया 1 करोड़ रुपए जमा कराए। कोटा से बसों से लाना संभव नहीं था। यूपी बगल में था, छत्तीसगढ़ बगल में था, लेकिन कोटा से बसों को छोटे बच्चे 15, 16, 17 साल के लड़कियां हैं, बीच में कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग का पहले दिन से स्टैंड था कि कोटा से बिहार में बच्चों को बसों से नहीं लाया जा सकता, जब भी लाना होगा तो ट्रेन से ही लाना पड़ेगा। और जब ट्रेन की अनुमति मिल गई 1 तारीख से, तो हम लोगों ने सबसे पहले कोटा के बच्चों को लाने का प्रयास प्रारंभ किया। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि क्यों राजस्थान सरकार ने और उनका पैसा जमा नहीं किया। और अब बात कोरोना से जूझती दिल्ली की, जहां एक दिन में नए मामलों में रिकॉर्ड उछाल आया है। 24 घंटे में 792 केस दिल्ली में बढ़ गए। कोरोना अभी कोई आज या कल में जाने वाला नहीं है, कोरोना तो रहेगा। अब अगर कोरोना होता रहे और लोग ठीक हो के अपने घर जाते रहें तो चिंता करने का कोई विषय नहीं है। लगता है दिल्ली के सीएम साहब ने सटीक भविष्यवाणी की है, तभी तो देश की राजधानी में कोरोना के मामलों में आज बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, वो भी रिकॉर्ड। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 792 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है।
रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कोरोना केस की तादाद 15,257 हो गई है, जबकि इतने ही वक्त में 15 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। यहाँ मौत का कुल आंकड़ा अब 303 पहुंच चुका है। देश में लॉकडाउन 4 को लागू हुए 10 दिन हो चुके हैं और इन 10 दिनों में दिल्ली में कोरोना केस में 5,502 का इजाफा हो चुका है, यानी हर रोज औसतन 550 नए केस। लॉकडाउन 4 में केजरीवाल ने दिल्ली में रियायतों और छूट का पिटारा खोल दिया था। हालांकि सावधान करते हुए ये भी कहा था कि मुमकिन है कि केस और बढ़ेंगे, लेकिन भरोसा भी दिया कि दिल्ली इन सब के लिए तैयार है। दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। लॉकडाउन 4 के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में भारी भरकम छूट का ऐलान किया। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 4000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामले दिल्ली सरकार के लिए चुनौती तो है ही, साथ ही साथ ये दिल्ली वालों की मुसीबत भी बढ़ा सकता है। बेशक मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपनी तैयारी पर पूरा इत्मीनान है, लेकिन कई बार अति आत्मविश्वास भी घातक होता है। लॉकडाउन 4 में जहां दिल्ली में काफी रियायतें दी गई, वहीं कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज तो दिल्ली में कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा मिले हैं, यानी खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है। संभल कर चलने की और भी ज्यादा जरूरत है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। और बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले अब बढ़कर 3000 से ज्यादा हो गए हैं। 3000 में से 1800 केस प्रदेश से बाहर से लौट कर आए लोगों में पाए गए। मुंबई के लिए सिरदर्द बना धारावी अब बिहार के लिए भी परेशानी का कारण बन रहा है। आखिर धारावी का बिहार से क्या कनेक्शन है, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के धारावी की जिन गलियों में कोरोना के हॉटस्पॉट कहर बरपा रहे हैं, जब उन गलियों से प्रवासियों का काफिला निकला तो धड़कनें बिहार की तेज हो गई। बिहार में सरकार की नींद उड़ गई। दरअसल मुंबई में काम करने वाले बिहार के मजदूर बड़ी संख्या में धारावी में ही रहते हैं, जो लॉकडाउन के इस फेज में बिहार तेजी से लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी चिंता का सबब बना हुआ है। सिर्फ धारावी से ही कल श्रमिक एक्सप्रेस के लिए 18,000 से 20,000 से ज्यादा लोग बिहार और यूपी के लिए रवाना हुए, जो आज पहुंच रहे हैं। वहाँ से कल तमाम जो लोग हैं प्रवासी मजदूर, उनको ट्रेन में बैठाकर बिहार भेजा जाना शुरू किया गया है। और आज ट्रेनों का बिहार आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दानापुर रेलवे स्टेशन की, जहाँ पे आप देखिए किस भारी संख्या में है जो मजदूर हैं वो पहुँच। बिहार आने वाले मजदूरों की बढ़ती संख्या के बाद ही हड़कंप मचा हुआ है। मजदूरों के लौटने से बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आज तक का डेटा इंटेलिजेंस यूनिट भी इसकी तस्दीक कर रहा है। प्रवासियों के लौटने के साथ बिहार में कोरोना पांव पसारने लगा है। जरा इन आंकड़ों को आप गौर से देखें। मई की शुरुआत में कोरोना के आंकड़े में गिरावट थी, लेकिन जब श्रमिक एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ी तो बड़ी संख्या में प्रवासी बिहार लौटने लगे और देखते देखते कोरोना का विस्तार भी शुरू हो गया। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 2,984 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों में करीब 1800 वो मरीज हैं जो दूसरे राज्यों से आए। जिस तरीके से धारावी कोरोना का हॉटस्पॉट बना है और वहां से जो ये लोग जो है प्रवासी मजदूर वो जब बिहार वापस लौट रहे हैं, ऐसे में अब प्रदेश में संक्रमण के फैलने का खतरा जो है वो कई गुना जो है वो ज्यादा बढ़ चुका है। और इसीलिए ये बात जो है वो सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। बिहार जैसे राज्य में जहां अस्पताल की हालत बदहाल है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दफ्तर से निकलकर अस्पतालों का जायजा करने की भी जहमत नहीं उठाई है। वैसे में अगर कोरोना मरीजों की संख्या प्रवासियों की वजह से फैलती चली गई तो कोरोना के इस विस्फोट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। और अब बिहार से ही एक और दिलचस्प खबर। बिहार के क्वारंटीन कैंप में एक शख्स 8-10 लोगों का खाना हजम कर जा रहा है, 35-40 रोटियां। हैरान रह जाएंगे आप जब यह पता चलेगा कि यह सब खाने के बाद आधा सैकड़ा के भाव से लिट्टी भी खा सकता है। बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में इन सज्जन की भूख ने तहलका मचा रखा है। इनके डाइट चार्ट का अध्ययन
आगे करेंगे। पहले इनसे परिचय हो जाए। नाम है अनूप ओझा और फिलहाल बक्सर के सेंटर में भरपेट अपने दिन काट रहे हैं। सुबह से दोपहर, शाम और रात तक ये अपने खाने के कार्यक्रम में मशगूल रहते हैं। अनूप की भूख ऐसी है कि कई कई लोगों का खाना अकेले अपने दम पर गटक जा रहे हैं। लोग भूखे ना रह जाएं, इसके लिए बेचारे रसोइयों को बार बार हांडी चढ़ानी पड़ती है। खैर, जरा देखिए इनके खाने पीने का पूरा लेखा जोखा। सुबह के नाश्ते में 40 रोटी और सब्जी, खाने में कई कई प्लेट चावल दाल सब्जी। एक दिन में 60 लिट्टी पर हाथ साफ किया। कैंप में अकेले 10 लोगों का खाना खा गए। इनके खाने पीने की ख्याति कैंप की दीवारों से बाहर निकलकर फैल चुकी है और ये साहब खुद जानते हैं कि वो खाने पीने में कितने उस्ताद हैं। बक्सर से पुष्पेंद्र कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना संकट में घर वापसी कुछ लोगों के लिए सजा बन गई। नियम के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने के बाद 14 दिन या 7 दिन क्वारंटीन होना जरूरी है। क्वारंटीन सेंटर में बेहतर इंतजाम का दावा राज्यों की सरकारें कर रही हैं, लेकिन जरा इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए, आप खुद अंदाजा लगा लेंगे सरकारी इंतजामों के दावे में कितना दम है। किसी को नाव में, किसी को खेत में क्वारंटीन कर दिया गया, वो भी मई की तपती जलती गर्मी में। कोरोना के भयानक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए अब नई मुसीबत बनकर टिड्डियां आ गई। अलग अलग इलाकों में लाखों की तादाद में टिड्डियों ने किसानों को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से आए इस टिड्डी दल को भगाने के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं। एक कीट ने हिंदुस्तान के किसान के माथे पर बल ला दिया है। लाखों की तादाद में पाकिस्तान की ओर से टिड्डियों का दल भारत में घुस आया है और भारत के अलग अलग इलाकों में किसानों की फसलों को चट कर रहा है। इन टिड्डियों को भगाने के अलग अलग जतन किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक सब बेअसर सा दिखता है। श्रीगंगानगर में टिड्डी दल ने अटैक किया है। किसान टीन बजाकर इन्हें खेतों से भगाने का जतन कर रहा है। बैतूल में टिड्डियों को भगाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां लगानी पड़ी। दवा के छिड़काव से कुछ टिड्डियां मरी और कुछ भाग गईं। राजगढ़ में कोरोना से ज्यादा लोगों को टिड्डियों का डर है। टिड्डियों को भगाने के लिए यहाँ लोग थाली बजा रहे हैं। सतना में पेड़ों पर लाखों की तादाद में टिड्डियों का जमावड़ा है। यहाँ फायर ब्रिगेड केमिकल का छिड़काव कर टिड्डियों को भगाने में लगी है। साथ ही लोग ढोल बजाकर टिड्डियों को भगा रहे हैं। जबलपुर में टिड्डियों के दल ने मूंग की फसल पर अटैक किया है। टिड्डियों के चलते किसानों के हालात बिगड़ रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में टिड्डियों का आतंक है। पंजाब ने भी टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। हरियाणा की ओर से भी टिड्डियों से बचने के लिए कृषि अधिकारियों की टीमें बना दी गई हैं। दवाई हमने टिड्डी के लिए मौके पर रखवा रखी है और पूरा अगर भगवान करे हमारे यहाँ टिड्डी दल आ गई तो यहाँ से उड़ के नहीं जाने देंगे। पूरा प्रशासन जहाँ बैठेगी रात को सारी को मार के सोएंगे। हम भी चलेंगे, आप भी चलना। कोरोना के इस भयानक संकट काल में पाकिस्तान की ओर से आए टिड्डी नई परेशानी बन गए हैं। इन पर काबू नहीं पाया गया तो ये बड़ी तादाद में फसलों को बर्बाद कर देंगे। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।